बजट पेश होने वाला और इस पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई। कुछ एक्सपर्ट और कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे भी हम चर्चा करने की कोशिश करें कि क्या कुछ खास होगा इस बार बजट में। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं और सीधे चलते हैं केपीएस केसरी के साहब। केपीएस साहब, आपको क्या लगता है, बिहार में इंडस्ट्री की बात करें तो 4 सालों में कोई बड़ा काम नहीं हुआ इंडस्ट्री को लेकर। पिछली बार आप लोगों ने नाराजगी भी जताई थी कि इस बार पिछली बार आप लोगों के बजट के लिए आपके लिए कुछ नहीं था। आपको उम्मीद है इस बार कुछ हो पाएगा? देखिए, मुझे तो उम्मीद है कि इस बार बजट में कुछ न कुछ करेंगे। और बजट के पहले नवंबर में प्राइम मिनिस्टर ने लघु उद्योगों के लिए काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट किया है जी। 12 पॉइंट का एक प्रोग्राम अनाउंस किया है। उससे उद्यमियों को निश्चित तौर पे एक सहायता मिलेगी, ऐसा हम मानते हैं। और इस बजट में भी कुछ न कुछ, खासकर हमको लगता है कि उनको फाइनेंसिंग करने के लिए क्या सुविधा हो सके उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ये 4 महीने का वक्त है, आपको लगता है इन 4 महीनों में तमाम चीजें हो जाएंगी? पिछले 4 सालों में जो नहीं हुई 4 महीने में हो जाएंगी? देखिए, नहीं, एक नया दिशा तो जरूर मिल सकता है। और चार महीने के बाद कौन सरकार आएगी ये अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक दिशा अगर मिलती है तो उसका फायदा आने वाले सरकार में हम लोग उठा पाएंगे, ले पाएंगे, ऐसी हमारी मानना। दीनदयाल वर्णवाल साहब, ये कहा जा रहा है कि आपकी बाध्यता है आपकी सरकार की कि आप नीतिगत फैसले नहीं ले सकते, बड़ा ऐलान नहीं कर सकते। लेकिन चुनावी साल कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी यही है कि उनको सौगात मिल सकती है क्योंकि चुनाव है और इस पर आपका ज्यादा फोकस है। किसानों को राहत देने की बात हो, बेरोजगारी की बात हो या फिर टैक्स स्लैब की बात हो, आम लोगों की बात हो, इस पर ज्यादा फोकस होगा आप लोगों का। लेकिन आपकी तरफ से यह भी कहा जा रहा है, लोगों की आशंकाएं हैं कि सरकार यह भी कह सकती है कि इस बार जो टैक्स स्लैब है इतना देंगे, हमारी सरकार आएगी तो इसे बढ़ाया जाएगा। क्या ये लॉलीपॉप भी मिलेगा? नहीं अनूप जी, सबसे पहले मैं बताऊं कि हम लोगों ने मध्यम वर्ग के लिए काफी छूट बढ़ाई है। जहां स्लैब 2 लाख के ऊपर 10% था, हमने उस स्लैब को 5% किया था जी। आपको पता है कि 2.5 लाख से 5 लाख तक सिर्फ 5% का स्लैब है। तो हमने ऐसा नहीं है कि पहले नहीं किया है। अगर हम कुछ ज्यादा करते हैं तो ये हमारा लगातार कंटिन्यूअस ये आपकी मजबूरी नहीं होगी बाजार को, हमने लोगों को, आपकी मजबूरी नहीं होगी, हमने किसानों आपने गरीबी की नई परिभाषा गढ़ी है। 8 लाख रुपए कमाने वाला आदमी गरीब नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, तो आपको नया टैक्स स्लैब भी करना होगा क्योंकि उस हिसाब से देखें तो टैक्स स्लैब बढ़ाना मजबूरी होगी आपकी। अनूप जी, नहीं अनूप जी, सबसे बड़ी बात है कि हम देश और राज्य की सुदृढ़ स्थिति को देखते हुए निर्णय लेते हैं, ना कि एक चुनावी माहौल का निर्णय लेते हैं जी। चुनाव अपने जगह पर है, हर समय चुनाव होता रहता है। 2019 के भी चुनाव आएंगे, चुनाव होंगे, लेकिन देश प्रथम है। देश की अर्थव्यवस्था बेहतर रहेगी तभी हम पूरे दुनिया में देश और भारत को एक अच्छा स्थान दे पाएंगे। और इसमें मोदी जी ने लगातार प्रयास किया है और मुझे लग रहा है कि यह जो बजट आ रही है निश्चित तौर पे किसानों को, छोटे व्यवसायियों को, छोटे उद्योगपतियों को ये राहत मिलेगी। लेकिन देश का स्थान प्रथम है और देश से कोई समझौता नहीं है। थोड़ी देर नहीं होगी, हमारा मानना है, भारतीय जनता पार्टी का मानना है। वर्णवाल जी, थोड़ी देर नहीं हो गई। आप खुद चैम्बर में और आप खुद समझते हैं कि छोटे व्यापारियों को, किसानों को, गरीबों को कितना नुकसान उठाना पड़ा, कितनी मुश्किलें भी आई हैं। हमारे साथ नवल किशोर चौधरी साहब है। नवल जी, क्या वाकई आज देर नहीं हुई है? आप सुन पा रहे होंगे दीनदयाल वर्णवाल साहब को, ये कह रहे हैं कि तमाम चीजें हैं, कोशिश की जा रही है, लेकिन गरीबी की परिभाषा नहीं गढ़नी होगी। टैक्स स्लैब में ज्यादा छूट देना इनकी मजबूरी नहीं है। देश किसको कहते हैं? What is the country? देश क्या भूभाग का नाम है? पहाड़ और नदी का नाम है? देश का मतलब जनता होती है। और भारत की आबादी का कितना % किसान है, कितने युवा हैं, आपको उनकी बात सोचनी पड़ेगी। और यह कहना कि बीजेपी संत पार्टी है, सत्ता से उसको कोई मोह नहीं है, मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, ये व्यवहारिक बात नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। बी रियल, बी ऑनेस्ट। आप सत्ता में आना चाहते हैं, हर पार्टी आना चाहती है, ओपोजिशन आना चाहता है, स्वाभाविक है कि सत्ता कंसिडरेशन है,
खासकर जब सत्ता हाथ से निकलती जा रहने की संभावना बढ़ गई है। मैं आपको बताऊं कि कल जो अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर आया है, सरकार बाध्य होगी कि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में केवल एम्प्लॉयमेंट डोल नहीं जिसकी चर्चा मैंने की, बल्कि इंडस्ट्री की तरफ भी ध्यान देना होगा। और मैं मानता हूं और केसरी जी की उस बात का समर्थन करता हूं कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें एम्प्लॉयमेंट लॉस काफी हुआ था और एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी घट रही है ग्रोथ की, तो आपको ग्रोथ मॉडल के बारे में बात करना होगा। और स्वाभाविक है कि एमएसएमई सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जैसा जो है, जहां एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी अधिक है और बिहार जैसे राज्य को लाभ होने की संभावना हो सकती है, उस पर ध्यान देना होगा। इस बात को अब स्वीकार करना चाहिए कि डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण और जीएसटी से इंटरिम पीरियड में जॉब लॉस हुआ है। सीएमआई की रिपोर्ट बताती है कि एक साल में 1 करोड़ से अधिक जॉब लॉस हुआ है। इसको स्वीकार कीजिए, डोंट बी इन डिनायल। लोग खिलाफ में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ होगा। और मिडिल क्लास का इनकम स्लैब्स के बारे में सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपने कहा 8 लाख की सीमा आपने रखी है, तो आपको रिव्यू करना होगा, रिविजिट करना होगा इनकम टैक्स रेट्स का। कितना कर पाएंगे इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन सरकार की कोशिश होगी। लेकिन साहब ये कहा जा रहा है कि 2.5 से 3 लाख रुपए, 2.5 से 3 लाख रुपए का स्लैब किया जाएगा, क्या ये राहत दे पाएगा? एक तरफ 8 लाख आप बता रहे हैं गरीब, मैं समझता हूं मिडिल क्लास को कुछ राहत देने की कोशिश होगी जी, जरूर होगी। कितनी राहत मिल सकती है आपको क्या अनुमान है? मिडिल क्लास को वो नहीं कर पाएंगे। स्वाभाविक है कि मिडिल क्लास को राहत देने का एक तरीका है इनकम टैक्स स्लैब में छूट देना, उसे मैसेज जाएगा। साथ ही जैसा जीएसटी के रेट है जी, उसमें आप देखिएगा जो मिडिल क्लास कंज्यूम करता है उसको और राहत देने की कोशिश हो, जीएसटी में लोअर होगा। ऐसे भी उसके इंडिकेशंस वित्त मंत्री ने दिए थे। और जिस तरह से नुकसान का एक कारण जीएसटी का इंटरिम पीरियड में है, मैं ये नहीं कहता कि जीएसटी एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म मेजर नहीं है, लेकिन नुकसान हुआ है तो कहीं ना कहीं राहत देने की कोशिश होगी। उससे औद्योगिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा, जॉब क्रिएशन होगा और लोगों को कहीं ना कहीं लगेगा कि गवर्नमेंट सेंसिटिव है मिडिल क्लास के प्रति। तो कहीं ना कहीं अक्रॉस द बोर्ड आप जीएसटी रेट में कमी की संभावना से नकार नहीं कर सकते। और शायद सरकार को भी ऐसा लगता है कि जीएसटी की वजह से विरोध बहुत हुआ जहां, तो वहीं इनकम बढ़ाने के चक्कर में बहुत सारी नाराजगी भी झेलनी पड़ी है। केसरी साहब, आपको ऐसा लगता है कि बिहार में इंडस्ट्री आना बंद हो गया है, नई इंडस्ट्री नहीं लग रही है, क्या नीति इसके लिए जिम्मेदार है या फिर बजट में कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है, कोई घोषणा नहीं की जा रही है? देखिए, राज्य में किसी भी राज्य में इंडस्ट्री लगने के लिए कोई खास कारण होती है जी। हमारे राज्य में सबसे बड़ी परेशानी है कि कच्चे माल का अभाव है, मिनरल्स हमको नहीं है। झारखंड जब बन गया उसके बाद बिहार में मिनरल्स नहीं है, तो हमारे यहाँ कच्चे माल में केवल एग्रो जो भी कृषि उत्पाद हैं या बानकी उत्पाद हैं वही हैं। और उसी से फूड प्रोसेसिंग के बाद, जैसे अभी चौधरी साहब ने कही, तो फूड प्रोसेसिंग में ही संभावना है। और ऐसी बात नहीं है कि इंडस्ट्री यहाँ नहीं लग रही है, इंडस्ट्री लग रही है, लेकिन बाहर से इंडस्ट्री आने का सिलसिला तब तक शुरू नहीं होगा जब तक यहाँ के इंडस्ट्री लगने की का जो लोकल एंटरप्रेन्योर हैं वो सक्सेसफुली काम करना शुरू नहीं कर दें। और ये राज्य सरकार का मामला है कि किस तरह की नीति लगाई जाए कि बाहर से भी उद्योग आ सकें, यहाँ भी उद्योग रहे, यहाँ के उद्योग भी फले फूलें। तो ये प्रक्रिया राज्य सरकार की है, इसको केंद्र सरकार के बजट से मैं समझता हूँ कि कोई रिश्ता नहीं होगा। लेकिन हर एक जगह मैंने पहले ही कहा कि जो रीजनल इम्बैलेंस है, रीजनल इम्बैलेंस को दूर करना बहुत आवश्यक है। उसके लिए सरकार को निश्चित तौर पे कुछ करना चाहिए। और बिहार एक बैकवर्ड स्टेट है, तो बैकवर्ड स्टेट और सारे भी हैं, हम लैंडलॉक स्टेट भी हैं, तो उसलिए कोई न कोई एक व्यवस्था करनी चाहिए। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह की बननी चाहिए जैसे ड्राई पोर्ट हो, सी पोर्ट हो, उसका कनेक्टिविटी, एक्सप्रेस कनेक्टिविटी हो। इस तरह की चीज़ों की चर्चा हम करते रहे हैं। मुझे लगता है कहीं न कहीं आज न कल आज के बजट में आ सकता है, आज के बजट में नहीं तो आने वाले समय के बजट में इसका आना ये तो मांग है समय की कि ऐसा करना पड़ेगा। अगर आपको सस्टेन करना है तो ऐसा करना पड़ेगा, इंडस्ट्री लानी है तो ऐसा करना पड़ेगा, आम लोगों को रोजगार देना है तो ऐसा करना पड़ेगा। ये तो मजबूरी हो जाएगी। हमारे आपके पड़ोसी झारखंड में देख लीजिए, वहां भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, जोड़ा जा रहा है तमाम चीजों को लेकर। हम आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे सहयोगी अनिल भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं।
अनिल, क्या कुछ चर्चाएं वहां चल रही है? थोड़ी देर बाद बजट पेश होगा, उम्मीदें बहुत ज्यादा लोगों की, लेकिन महज 4 महीने के लिए। लगता है अनिल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाए, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे पैनलिस्ट के पास चलते हैं, वर्णवाल साहब के पास चलता है। वर्णवाल साहब, अभी आपने केसरी साहब को सुना, जो मिनरल्स हैं, जो चीजें हैं, सब झारखंड में चली गई, कच्चा रॉ मटेरियल जो होता है सब झारखंड में है, तो आखिर झारखंड को ऐसा क्यों नहीं मिल पा रहा है कि वो आगे बढ़ पाए? 18 साल का झारखंड हो गया है। अनूप जी, आज झारखंड सिर्फ 4 वर्षों में, जब से अस्थिर सरकार बनी है, रघुवर दास की सरकार बनी है, आप देख रहे होंगे लगातार यहाँ पे रोजगार का सृजन हुआ है। इंडस्ट्री लगातार, यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्री आ रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग की भी इंडस्ट्री काफी लग रही है। और मुझे लग रहा है कि 4 वर्षों में इस झारखंड का जो स्वरूप बदला है, जो बीमारू और एक भ्रष्टाचारी राज्य के रूप में इस राज्य को लोगों ने प्रस्तुत कर दिया था, विपक्ष के कुछ महत्वपूर्ण घटक दलों ने इस तरह से इस राज्य को लूटखंड बना दिया था, उस राज्य को 4 वर्षों में काफी आगे बढ़ाया गया है। और मुझे जैसा लग रहा है कि इस पूरे देश के अंदर झारखंड का विकास सबसे तेजी से हुआ है। जीडीपी ग्रोथ देश में दूसरा नंबर पे आ गया है। और मुझे लग रहा है कि झारखंड का आज का जो परिदृश्य है, आने वाले कल में और बेहतर होंगे। और इस बजट से, आने वाले बजट में भी संभावनाएं हैं कि झारखंड को भी कुछ ऐसा मिले जो कि झारखंड और भी ज्यादा विकसित करे, जिससे यहाँ की आदिवासियों, यहाँ की मूलवासियों और यहाँ का व्यवसाय जगत बेहतर कर पाए। आप 4 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन एक विडंबना ये भी है दीनदयाल साहब कि सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री आज तक झारखंड में आपके थे। हम आपके पास भी लौटेंगे। अनिल हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। अनिल, थोड़ा वक्त बचा है, जब बजट की प्रक्रिया शुरू होगी, क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्या कुछ महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, क्या लग रहा है, क्या जानकारी है आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी ठीक थोड़ी देर पहले अपने 8 तीन मूर्ति मार्ग जो है दिल्ली स्थित उनका आवास पीयूष गोयल का, वित्त मंत्री पीयूष गोयल का, वो अपने आवास से निकल चुके हैं और वित्त मंत्रालय के लिए वहां पे वो एक फोटो अपॉर्चुनिटी होगा। वहां पे फोटो अपॉर्चुनिटी के बाद वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे 9 बजे। वहां से मंजूरी मिलने के बाद संसद भवन 10 बजे के करीब पहुंचेंगे और करीब 10 से 10:15 बजे के बीच कैबिनेट की बैठक होगी, जहाँ पे जिस तरह से हमारी परंपरा रही है कि उसके बाद कैबिनेट की बैठक में से मंजूरी ली जाएगी। लेकिन जहाँ तक बात है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मोदी सरकार का ये अंतिम बजट है, जो अंतरिम बजट है। जैसा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि अंतरिम बजट है, जिसपे एक जो संशय था कि एक अंतरिम बजट होगा या एक आम बजट होगा, उस पर एक पूर्ण विराम लगा था। इसके बाद जहां तक उम्मीदों की बात करें तो इस पे कई 4-5 एस्पेक्ट से इसको देखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात होगी जो जिस तरह से पिछले कई सालों से हमने देखा है कि कृषि और किसानों का जो संकट है वो कहीं ना कहीं एक काफी एक चिंता का विषय रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष भी जो है कर्ज माफी की बात हो या फिर यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात हो, लगातार वो हमलावर होती रही है। साथ ही साथ हमने देखा कि 3 विधानसभा जो चुनाव हुए 3 राज्यों में, हालांकि 5 राज्यों में, लेकिन 3 बड़े जो राज्य थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जो अपना जो सत्तासीन सरकार थी उन्होंने उनको बेदखल कर आई थी विपक्ष और कांग्रेस वहां पे सरकार बनाई थी। इसके बाद से ही जो किसानों की हालात सुधारने को लेकर दबाव बना हुआ है और जैसा कि सूत्र बताते हैं कि इस बार किसानों के लिए एक बड़ा पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि अंतरिम बजट है, लेकिन इसमें वो तमाम चीजें देखने को मिल सकती है जो एक आम बजट में होता है। जो घोषणाएं होती हैं वो तमाम तरह की देखी जा सकती है। दूसरी तरफ अगर टैक्स स्लैब की बात करें तो टैक्स स्लैब में भी माना जा रहा है कि जो मध्यम वर्ग है, हालांकि हमने देखा कि जब पिछले बजट पेश हुआ था 2018-19 का बजट, तो उसमें भी हमने देखा कि मध्यम वर्ग को कुछ और सैलरी क्लास को कुछ खास नहीं दिया गया था। तो इस बार की जो बजट है इसमें उम्मीद लगाई जा रही है कि क्योंकि मोदी सरकार भी चाहती है कि कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्ग है, जो सैलरी क्लास है, उनको किस तरह से रिझाने की कोशिश करें, उनको किस तरह से खुश करने की कोशिश की जाए। तो उसके लिए माना जा रहा है कि जो टैक्स स्लैब है, जो कर छूट सीमा है, वो 2.5 लाख जो मौजूदा है उसको बढ़ाकर 3.5 या 4 लाख किया जा सकता है। साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसे 40,000 से बढ़ाकर 50,000 तक किया जा सकता है। और इसके अलावा जो निवेश पर जो छूट होती है, जो 1.5 लाख मौजूदा समय में है, उस पर भी 50,000 की देखी जा सकती है बढ़ोतरी, क्योंकि इससे माना जाता है कि जो सैलरी क्लास और नजर बना रखे, जो बचत है वो कहीं ना कहीं उनके पॉकेट
में बढ़े और उन्हें और क्या वो कुछ अन्य मिलेगा चीजों में वो इस खर्च पर कर उनकी सकें। जी। नजरें हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि ये बजट उनके लिए कुछ खास होगा। हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट भी हैं, उनके पास वापस लौटते हैं और मैं सीधे चलूंगा प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी साहब के पास। चौधरी साहब, आम इंसान जो है, गरीब इंसान जो है, वो नहीं समझता कि कितना परसेंट क्या बढ़ा, कितना परसेंट क्या घटा। उसे ये पता होता है कौन सी सामान जो है सस्ती हुई, कौन सा महंगा हुआ है, कितना उसको फायदा होने वाला है। तो आपको क्या लगता है, क्या कौन सी चीजें जो सस्ती हो सकती हैं, कौन महंगा हो सकता है? देखिए, आप स्पेसिफिक वस्तुओं के बारे में मैं आपको नहीं कह पाऊंगा कि क्या होगा, लेकिन जो कैटेगरी है, श्रेणियां हैं, जो आम आदमी जिन वस्तुओं का उपभोग करता है या मिडिल क्लास करता है, जिसमें दैनिक जीवन में जो बातें आती हैं उसमें जो जीएसटी का रेट है उसमें कमी आएगी। आप जानते हैं कि पहले भी श्रेणियां बनाई गई थी और इसको ऑपोजिशन ने क्रिटिसाइज किया था, लेकिन जो श्रेणियां बनाई गई थी उसके पीछे लॉजिक था। हमारी आवश्यकताएं 3 तरह की होती है। आवश्यकताएं कंफर्ट्स, आरामदायक और लग्जरी। स्वाभाविक है अधिकांश लोग के लिए जो नेसेसिटीज है, जो आवश्यकताएं हैं, उसको संतुष्ट करने वाली वस्तुएं महत्वपूर्ण होती है, प्राथमिकता होती है। और कंफर्ट का स्वाभाविक है कि इस श्रेणी में जो वस्तुएं आएंगी, जो नेसेसिटीज है, आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है या कंफर्ट्स को, उसकी तरफ सरकार का ध्यान होगा, क्योंकि वोट उन्हीं के हाथ में है। वोट कॉर्पोरेट नहीं देगा, उनकी संख्या, उनको एक से अधिक वोट नहीं है अंबानी साहब को। वोट हर इंसान को है और वो बराबर है, तो सरकार वहां जाना चाहेगी जहां वोट है, और वोट आम आदमी के पास है, गरीब लोगों के पास। आप याद कीजिए, अर्जुन सेन गुप्ता ने 2004-5 के संदर्भ में कहा था। अर्जुन सेन गुप्ता बाद में राज्यसभा के मेंबर थे, कांग्रेस की तरफ से बड़े प्रोफेसर थे, मेंबर प्लानिंग कमीशन थे। उन्होंने कहा था कि 2004-5 में 77% पॉपुलेशन का 836 मिलियन की पर डे इनकम 20 रुपए से कम है। ये 2004-5 का है जी। तो आप अंदाज कर सकते हैं कि आज भी गरीबी है, आज भी बदहाली है, उसके लिए एक सरकार जिम्मेदार नहीं है। तो कहीं न कहीं इस श्रेणी के लोग जिन चीजों का उपभोग करते हैं, अगर वहां राहत जीएसटी में आप नहीं देंगे तो उनको रिलीफ कैसे पहुंचेगा? और आप जान लीजिए कि उनकी अन्य आवश्यकताएं, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, एक बड़ा सेक्टर है जहां इंप्लॉयमेंट जनरेट होता है। कंस्ट्रक्शन का एक जो ऐसा सेक्टर था जो ग्रोथ को प्रोपेल कर रहा था। देख पा रहे हैं कि इनके साथ तमाम ऐसे अधिकारी हैं और यहाँ से निकल रहे हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। वो जो वित्त मंत्रालय की तरफ उनका जो गाड़ी है वो निकल चुका है और यहाँ से ठीक निकलने के बाद ठीक 9 बजे जो है वो एक फोटो ऑप होगा जो वित्त मंत्रालय में होगा। इसके बाद वो राष्ट्रपति भवन में जाएंगे और वहाँ पे उसकी मंजूरी लेने के बाद वो पहुंचेंगे संसद भवन में, जहाँ पे 10 बजे वो पहुंचेंगे और 10 बजे के करीब, 10 से 10:15 बजे के करीब कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें जो आज पेश किया जाएगा अंतरिम बजट, उसके मंजूरी ली जाएगी। उसके बाद 11 बजे के ठीक 11 बजे पेश किया जाएगा और देश जनता की जो उम्मीदें हैं वो उस पर कितना खरा उतर पाता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन वैभव के साथ अनिल, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो पीयूष गोयल निकल गए हैं वित्त मंत्रालय के लिए और यहां से राष्ट्रपति भवन जाएंगे, अनुमति लेंगे, वहां से कैबिनेट की बैठक भी होगी, उसमें बजट को लेकर अनुमति ली जाएगी, तब ये बजट पेश होगा। जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले ये बजट है, आम चुनाव से पहले, और इसे लेकर तमाम लोगों की नजरें टिकी और आम लोगों की उम्मीदें यही है कि इस बजट में उनके लिए कुछ खास होगा, क्योंकि चुनावी बजट है और सरकार ज्यादा सौगात दे सकती है।